देखिए, बेरोजगारी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन जो सवाल पूछा वो तो बहुत छोटा है, इसका जवाब बहुत बड़ा है। इसमें प्ले ग्राउंड दिए जा रहे हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं, इनफैक्ट बीच में स्पोर्ट्स किट बांटी गई। ये कितनी अच्छी मुहिम है कि बच्चों को खेल की तरफ डाइवर्ट कीजिए आप। नमस्कार, व्यूज टुडे के कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। दर्शकों, अपने कार्यक्रम खास मुलाकात में हम हर बार आपकी मुलाकात किसी ऐसी शख्सियत के साथ करवाते हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कोई ना कोई उपलब्धि हासिल की होती है और वही शख्सियत अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनती है। आज इसी कड़ी में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ की ब्लॉक बिलावर से जो बीडीओ हैं शशांक पाधा जी, उनके साथ। सर, व्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, जैसे कि आप केएस हैं, ये अपने आप में ही एक गर्व का विषय है, इसके बारे में हम बात तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि कितनी पंचायत आपके ब्लॉक में आती हैं? ब्लॉक बिलावर में 14 पंचायतें आती हैं जी। और मैं नाम जैसे बिलावर रूरल है, अपनी डेढ़ है, देवल है, धरालता है। और मैं ये चीज़ खास तौर से बोलना चाहूँगी, पंचायतें नंबर में तो बहुत कम है, बट ये पहाड़ी इलाका है और जब आप वहाँ जाएंगे तो एक एक पंचायत में आपको घूमने में कहीं दिन एक एक दो दिन लग जाते हैं। तो पंचायतें कम है बट वो ज़िला बहुत बड़ा है। जी। तो सर, वो किस तरह की सेवाएं आपके दायरे में आती हैं? देखिए, एक्चुअली रूरल डेवलपमेंट, आपने जो सवाल पूछा वो तो बहुत छोटा है, इसका जवाब बहुत बड़ा है। रूरल डेवलपमेंट और मतलब बीइंग अ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, हमारी जो कोर एक्टिविटीज़ हैं वो तो कम है, बट वो इतने एक बीडीओ को एक ज़िले में जितने भी कार्य होते हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व ज़रूर किया जाता है। इसलिए हमारा काम को एक ब्रैकेट में डिफाइन करना तो मुमकिन नहीं है मेरे लिए, बट मैं आपको बता पाऊंगा कि क्या क्या हमारी कोर स्कीम्स हैं जिनमें हम डील करते हैं, जो हमें मोस्टली एग्जीक्यूट, इम्प्लीमेंट या ओवरव्यू करनी होती हैं, और इसके अलावा क्या क्या थोड़ी बहुत एडिशनल चीज़ें जिसमें हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं। मैं शुरुआत करूंगा पहले कुछ स्कीमों से। जैसे एसबीएम की बात करते हैं, स्वच्छ भारत मिशन। ये हम सब जानते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के दिल के कितनी करीब है स्कीम की। हमारे देश को एक गंदगी से मुक्त देश बनाना है। इसमें कई सारे कंपोनेंट्स हैं। जैसा पहला है अपने इंडिविजुअल टॉयलेट्स देना। हम जिन भी घरों में टॉयलेट्स नहीं हैं उनको हम इनके वहाँ इंडिविजुअल टॉयलेट्स बनाते हैं और उनको 12,000 की राशि दी जाती है। जो लोग बहुत गरीब हैं, जिनको जो अपना ये धन से अपना नहीं बना सकते, उनको ये धन राशि दी जाती है ताकि उनको एक मदद मिले। दूसरा इसका एक कंपोनेंट है जिसे हम कहते हैं सीएससी, कम्युनिटी सैनिटेशन कॉम्प्लेक्सेस, सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस। ये शौचालय होते हैं सिंपली, जो जहाँ भी ज़रूरत हो, पब्लिक कोई एरिया हो, कहीं भी हम वहाँ बनवाते हैं। जैसे रिसेंटली हमें कुछ टारगेट आया था सीएससी का, तो मैंने एक वहाँ मंदिर है बहुत ही मशहूर, बाला सुंदरी मंदिर, मैंने वहाँ पे एक सीएससी, बिकॉज वहाँ काफ़ी लोग आते हैं साल में तो वहाँ ज़रूरत है। दूसरा वहाँ पे एक और पंचायत है, वहाँ पे दिया। तीसरा और जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे हम लोग रूरल हाट रिसेंटली हम लोगों ने इनॉग्रेट किया है, वहाँ पे भी हमने एक सीएससी दी है कि वहाँ पे लोगों को बहुत आना जाना होता है ताकि उनको एक सहूलियत मिल जाए और गंदगी ना फैले। तीसरा इसका कंपोनेंट है, जो सबसे बड़ा कंपोनेंट भी मैं कहूँगा, वो है सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें गंदगी को हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं उसका एक पूरी प्लानिंग होती है, वो जो बहुत डिटेल चीज़ है। ये है एक स्कीम। दूसरी स्कीम पे हम आते हैं जिसे हम कहते हैं सीडीएन पंचायत। इसका फुल फॉर्म है कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड पंचायत। इसमें कोई भी अर्जेंट नेचर की जो पंचायत की या वहाँ के ज़िले की कोई वहाँ पे लोकल ब्लॉक की कोई डिमांड है, हम उसे टेकअप करते हैं। जैसे कोई सड़क है, कोई बिल्डिंग है, कुछ भी है, उससे हम रख के फॉरवर्ड करते हैं। वो बाद में वो काम टेंडरिंग पे जब जाता है और वो काम टेकअप किया जाता है। देन और दूसरी स्कीम्स है हमारी, बैक टू विलेज है। बैक टू विलेज ये अब तक 3 बारी हुई है, हम जानते हैं कई बार इसमें कि सरकारी मुलाजिम होता है बैक टू विलेज, वापस गाँव जाएंगे, वहाँ पे दरबार लगते हैं, सब कुछ वहाँ पे पब्लिक मीटिंग्स होती हैं। तो लोगों की जो भी अर्जेंट डिमांड्स है उन्हें टेकअप किया जाता है, उनकी ग्रीवांसेस होने जाते हैं। बहुत सारा बहुत ही डायनेमिक एक्सरसाइज है। इनफैक्ट बैक टू विलेज 4 भी अब आने वाला है रिसेंटली, अब सितंबर अंत में, अक्टूबर के पहली वीक में ही बैक टू विलेज 4 भी आएगा। अगली हमारी स्कीम है जिसे हम कहेंगे कैपेक्स। ये आजकल ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही मेजर कंपोनेंट हो गया डिस्ट्रिक्ट का। कैपेक्स इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें क्या होता है, इसमें ना बॉटम्स अप प्लानिंग की सबसे मतलब बेमिसाल एग्जांपल है। इसमें होता क्या है कि हर पंचायत को 23 लाख और लगभग 40,000 रुपये करीब पैसे मिलते हैं। एक बीडीसी जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल है उसको लगभग 25 लाख रुपए मिलते हैं, और जो डीडीसी है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, उनको 72 लाख रुपए करीब मिलते हैं लगभग। उसमें होता क्या है कि हर पंचायत जो बीडीसी या डीडीसी अपने काम रखवाते हैं, बीडीओ के थ्रू प्लान देते हैं, सबमिट करते हैं बीडीओ के ऑफिस में, और हम आगे फॉरवर्ड करते हैं डीसी ऑफिस में। ऐसे ही पूरी डिस्ट्रिक्ट से सभी ब्लॉक से प्लान लिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट पे आके एक अमेलगमेट किया जाता है, कंबाइंड प्लान बनाया जाता है, उससे अप्रूव किया जाता है, अपलोड होता है, और वो बाद में पूरा साल उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। इससे मतलब ये नोटिसेबल चीज़ ये है कि
एक ही कभी कैपेक्स एक ही बार इंप्लीमेंट हुआ है 21-22 में, 22-23 में दूसरी बार हो रहा है, बट एक ही साल में इससे पंचायतों में इतनी ज़्यादा असेट क्रिएशन हुई है जो शायद पहले नहीं देखी गई थी। ये बहुत ही बढ़िया स्कीम है गवर्नमेंट की। इसके अलावा और स्कीम्स हमारी हैं, ये बे होगी। अब मैं दो मेजर स्कीम्स के बारे में बोलना चाहूँगा जो बहुत ही पिविटल स्कीम्स है पंचायतों में या ब्लॉक में। एक है एमजी नरेगा, दूसरी है 14th फाइनेंस कमीशन, 14 FC। एमजी नरेगा के बारे में आखिर में इसलिए क्योंकि वो इतनी बड़ी स्कीम है कि उसको प्रॉपरली इसको कुछ शब्दों में एक्सप्लेन करना मुमकिन नहीं होगा, बट आई वुड लाइक टू से कि ये सबसे ज़्यादा आई थिंक वेल स्ट्रक्चर्ड स्कीम है और इसका बेसिक गवर्नमेंट का एजेंडा ये है कि हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। ठीक है, इसमें हम मैन डेज जैसे पर्सन डेज कहते हैं, पीडी जनरेट करनी होती है और ये बहुत ही डिमांड ड्रिवन स्कीम है। इसमें हम कुछ भी जैसे बहुत सारी एक्टिविटीज परमिसेबल होती हैं हम टेकअप करके, उसमें हम जॉब शीट से जॉब कार्ड्स लेबर के बनाए जाते हैं, लोगों के बनाए जाते हैं, उनको हम रोजगार देते हैं रोजमर्रा में, उनको 100 दिन का रोजगार देना होता है और आज भी इस साल रेट रिवाइज हुआ, आपको 227 रुपये उनको एक दिन का रोजगार मिलता है। लेकिन सर कई बार सुनने में आता है कि जो नरेगा की जो लिस्टें जो बनती हैं, लिस्टें बनती हैं, उसके अनुरूप उनको पैसा वो वापस नहीं मिल पाता, उसका क्या कारण है और लिस्ट की प्रक्रिया क्या रहती है? ओके, देखिए वैसे मतलब हमारे लिए बीइंग अ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मेरे लिए मानना मुश्किल है कि उनको पैसा नहीं मिल पाता, बिकॉज गवर्नमेंट ने आधार सीडिंग की है बहुत ज़्यादा। आई थिंक अब हर ब्लॉक में हर जिले में आधार सीडिंग बहुत ही ज़्यादा 99 या 100% करीब है, कहीं पे 1-2% का विंडो होगा बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू। उससे क्या होता है, और एक और चीज़ साथ लिंक्ड है वो है हम कहते हैं डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अगर आज किसी को नरेगा या किसी भी स्कीम के तहत आपको पैसे मिलते हैं, सीधा उसके खाते में जाते हैं। मैं डिस्बर्स नहीं कर रहा या कोई भी ऑफिसर से डिस्बर्स नहीं कर रहा, हम खाली एफटीओस पुश करते हैं। जैसे मैं तो उसका आपका तरीका क्या रहता है, जैसे आपने जॉब कार्ड बनाया, ठीक है, उसके बाद कोई काम शुरू हुआ, हम डिमांड देते हैं कि हमें जी इसमें लेबर चाहिए, इसमें डिमांड चाहिए। अब उसकी जिनको डिमांड चाहिए हम उनको मतलब वो आते हैं, हम उनका एक जॉब कार्ड में मस्टर रोल बनता है, उसमें उनका नाम आता है, जिस अभी फिर जब काम में लगते हैं उनको फिर जैसे ही होता है 7 दिन के अंदर आपको उनको पेमेंट करनी होती है और सीधा वो उनके खाते में जाती है। हम लोग सिर्फ एफटीओस पुश करते हैं, एक किस्म का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑर्डर होता है, वो पुश करना होता है, पैसे हम नहीं डाल रहे, पैसे सरकार डाल रही है और सीधा उनके खाते में जाते हैं। तो ये तो मुमकिन नहीं है कि उनको पैसे नहीं मिल सकते। वो टाइम था, लेकिन आज से कोई 5-7-10 साल पहले, 5-6 साल पहले था जब ये डीबीटी की स्कीम नहीं थी, बट टेक्नोलॉजीज ने ये मुमकिन किया है। एंड स्पेशली हमारी अभी जो प्रेजेंट सरकार है उन्होंने टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा गवर्नमेंट में इम्प्लीमेंट मतलब अपना अमेलगमेट किया है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा सरल होना शुरू हो गई। तो जो आज भी पैसा है सीधा जिसका जो बेनिफिशियरी उसके खाते में ही जाता है। ठीक है सर, जैसे कि योजनाएं तो सरकार की तरफ से बहुत सी बनाई जाती हैं, लेकिन जो उन योजनाओं का लाभ लोगों को पहुंचे, लोग उसका लाभ ले सके, तो उन योजनाओं के प्रति जो अवेयर आप किस तरह से करती है पंचायत के स्तर पर, या एक आप बीडीओ होने के नाते आप क्या कहेंगे कि किस तरह से अवेयरनेस की जाती है? ओके, देखिए बहुत सारे माध्यम रहते हैं हमारे अवेयरनेस के लिए, जिससे मैं छोटे से शुरुआत करता हूँ एक पॉइंट। जैसे हमारे हर बुधवार को कठुआ ज़िले में एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं ब्लॉक दिवस। जी, ब्लॉक दिवस में क्या होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में या जिस भी ब्लॉक में उसकी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जितने भी मुलाजिम हैं, जैसे बिलावर की मैं बात करूँ, वहाँ पे एडिशनल डीसी जो हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो हैं, वहाँ पे हेड हैं, तो वो आते हैं और सभी चाहे एडब किसी भी डिपार्टमेंट के मुलाजिम सब आते हैं, वहाँ पे लोग आते हैं, अपनी शिकायतें देते हैं, कुछ भी करते हैं। उसी ब्लॉक दिवस के दौरान ही शुरुआत में हम लोग सभी अपने स्कीम्स को मतलब वो एडवर्टाइज करते हैं कि ये स्कीम्स हैं। ये रही पहली चीज़। दूसरा, हम ओवर टाइम कितनी ही बारी जब ये प्रयास अपनी ये ग्राम सभाएं होती हैं या कोई भी ऐसी मीटिंग्स होती हैं उसके दौरान या एक कैंपेनिंग होती है, तो हम स्कीम्स को किसी न किसी तरीके से लोगों तक पहुंचा देते हैं हम लोग। जैसे आपने ग्राम सभाओं की बात की, तो आप कैसे सुनिश्चित करते हैं कि ग्राम सभाएं हो रही हैं? इतनी पंचायतें आपके अंडर आती हैं, वो किस तरह से आप सुनिश्चित करते हैं? हाँ, मैंने जैसे कहा कि टेक्नोलॉजी ने चीज़ें बहुत आसान कर दी हैं आजकल होता क्या है कि जैसे मुझे कैसे पता लगे मेरी ग्राम सभा हो रही है, क्योंकि हर जगह जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं होता। तो मैं क्या करता हूँ, अपने मुलाजिम को जो भी मेरे अंदर एम्प्लॉय हैं उनको मैं बोलता हूँ कि जब भी ग्राम सभा होगी वहाँ पे एक जियो टैग फोटो मुझे खींच के भेजेगा। जियो टैग फोटो में क्या होता है, उसके जियो कोऑर्डिनेट्स, उसकी लोकेशन, टाइम, डेट सब स्टैम्प्ड होके आती है एंड यू गेट टू नो कि नहीं ये चीज़ है वहाँ पे हो रही है, और वहाँ पे मतलब इस तरह का वहाँ पे वी कैन इंश्योर दैट। सर, जिस तरह से अब सरपंच चुने जाते हैं पंचायतों में, तो ऐसा भी होता है कि कोई सरपंच महिला होती है और वो महिला किसी कारण से पढ़ी लिखी नहीं होती है या किसी कारण से वो ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकती है, और उनके पति जो होते हैं वो जो पूरा वहाँ के प्रधान का कार्य करते हैं, वहाँ के सरपंच का कार्य करते हैं पंचायत में,
तो सर क्या उनको उनके जो हस्बैंड हैं उनको पूरी अथॉरिटी मिली होती है कि वो पूरा ऐसा कार्य कर सकें? और सरपंच महिला है और कार्य कर रहे हैं उनके हस्बैंड, अक्सर देखने में आता है। आपने ये बात बिल्कुल सही की। इनफैक्ट इसे पंचपति कहते हैं मेरे ख्याल से, कि जहाँ पत्नी सरपंच हैं वो है। लेकिन मैं सौभाग्य से कहूँगा कि कठुआ में ये चीज़ इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं है। कठुआ में जो फीमेल्स हैं वो, मतलब मेरे ख्याल से, मैं नहीं जानता, मैंने पूरा डेटा मेरे पास नहीं है, ना ही मेरे जी, इतना जी। तजुर्बा है ज़िंदगी का कि मैं हर जगह जाके लोगों के बारे में बोल सकूं। बट कठुआ ज़िले में मैं दावे से कह सकता हूँ वहाँ पे औरतें बहुत एम्पावर्ड हैं, बहुत अच्छे से। इनफैक्ट मेरी 14 में से लगभग 3 पंचायतों में महिलाएं सरपंच हैं, और वो बहुत एक्टिव है, और बहुत एक्टिव है। हाँ, मैं यही नहीं कहूँगा पति एक्टिव नहीं है, उनके पति भी एक्टिव हैं, लेकिन महिलाएं भी इक्वली एक्टिव हैं। अपना सरपंच होने का पूरा एजर्ट करती हैं, वो आती हैं। इनफैक्ट एक मेरी किशनपुर पंचायत है, वहाँ पे महिला कांता देवी हैं सरपंच। वो बहुत ही, उनके पति को इनफैक्ट मैं कभी देखा भी नहीं आज तक मैंने। वो आती हैं, वो इतनी अच्छी इंसान है। दूसरी मेरी बिलावर रूरल है, वहाँ महिला सरपंच हैं, वो बहुत एक्टिव हैं। देन पल्लन एक पंचायत है, वहाँ पे भी महिला, ऐसा नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं, ऐसे कहीं जगह पे है। और वहाँ पे मेरे ख्याल से एक बीडीओ ये इंश्योर कर सकता है, यहाँ का जिला जो प्रशासन है, कि वो बार बार ये चीज़ को मतलब दोहराए। लोग जब भी होता क्या है कि जैसे मैंने कोई मीटिंग कॉल की और बुलाया सरपंच, जिसको उसका उनका हस्बैंड आ जाए, तो ये काम बीडीओ का है या कोई भी जो जिला अधिकारी है उसका बोलने का है कि नहीं, आपका यहाँ में कोई काम नहीं है। हाँ, आप एक सिटीजन की तरह आ सकते हैं, बट जब मैंने सरपंचों की मीटिंग बुलाई है तो सरपंच आएंगे, आप क्यों आ रहे हैं? लेकिन सौभाग्य से मेरे यहाँ ऐसा नहीं है। मेरे यहाँ पे जितनी महिला सरपंच हैं सब बहुत ही एक्टिव हैं। इनफैक्ट मेरे पास बीच में एक और ब्लॉक का चार्ज था, तो उसमें ब्लॉक के जो बीडीसी चेयरमैन है वो फीमेल है, एंड वो बहुत एक्टिव हैं। कई बार तो हमें, मतलब वो इतनी एसर्टिव होती हैं कि हमें लगता है कि यार नहीं, मतलब हम लोगों को, एंड आई डोंट थिंक आई हैव दिस कंप्लेन इन कठुआ एटलीस्ट। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी होगा, बट कठुआ में नहीं। जैसे कि युवा हैं और आजकल नौकरियां तो हैं ही नहीं हैं, लेकिन जो बेरोजगार हैं युवा, जी, जी। वो किसी और दिशा की तरफ अग्रसर ना हो, वो किसी खराब रास्ते पर दिशा ना में चलें, नहीं जाना। तो उनको एक बेहतर भविष्य देने के लिए आपकी तरफ से, आपके ब्लॉक की तरफ से क्या खास कार्य किए जा रहे हैं? पहले मैं बताऊंगा कि इसमें सरकार के क्या क्या है, और फिर मैं ब्लॉक में क्या क्या किया जा रहा है। देखिए, सरकार का तो मैं बोलूँगा बहुत ही, ये इस बारी मतलब काफ़ी देर से बहुत ही स्पेसिफिक फोकस रह रहा है कि युवाओं को भटकने नहीं देना। जी। इसमें एक बहुत छोटी सी चीज़ें में इसमें हैं जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें अंतर देती हैं। जैसे आजकल जब मैं नया नया ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस आया, मैंने देखा कि गवर्नमेंट आजकल स्पोर्ट्स में बहुत इन्वेस्ट कर रही है। तो मेरा सवाल ये था अपने वहाँ पे लोगों से कि स्पोर्ट्स में क्यों इन्वेस्ट कर रही है? कह रहे बिकॉज ताकि लोग प्ले में, स्पोर्ट्स में, खेल कूद में ज़्यादा जाएं और ख़राब चीज़ों में ना जाएं। बिल्कुल। हर पंचायत में प्ले ग्राउंड दिए जा रहे हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं। इनफैक्ट बीच में स्पोर्ट्स किट बांटी गई। ये कितनी अच्छी मुहिम है कि बच्चों को खेल की तरफ डाइवर्ट कीजिए आप। दूसरा, अब रिसेंटली हमने उन्होंने किया जो कि हमने पंचायत लेवल पे कॉन्ट्रैक्टर्स रजिस्टर करना शुरू किए, ठेकेदार। जैसे कई सारे काम होते हैं ना कि पंचायत लेवल जो लोग बेरोजगार हैं उनको आप ठेकेदार बनाएंगे ना, उनको हम थोड़ा फंडिंग करेंगे, जो भी होगा उन्हें हम सपोर्ट करेंगे, हैंड होल्डिंग करेंगे ताकि कुछ रोजगार मिले। फिर गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम जो हमारे डिपार्टमेंट से पर्टेन नहीं करती हैं, लेकिन जो हैं कि आजकल कैटल में आप लखनपुर जाइए, वहाँ पे ना ये कैटल का मेला लगता है, जहाँ पे आई थिंक, जहाँ मैं श्योर नहीं, बट आई थिंक 50% डिस्काउंट पे कैटल मिल रही है आपको। लेट्स से कोई आपकी गाय 4 लाख की, आपको 2 लाख सरकार दे रही है, कितनी बड़ी सब्सिडी है। तो सरकार की ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो युवाओं को कि एक अच्छी दिशा में, ताकि देखिए हम बात करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की। डेमोग्राफिक डिविडेंड तब होगा जब हमें जो यूथ है हमारा वो सही दिशा में एक असेट बनेगा। असेट की बात कर रहे हैं तो यूथ असेट रहेगा, और आई थिंक गवर्नमेंट बहुत ही मॉन्यूमेंटल काम कर रही है इस दिशा में, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए, बेरोजगारी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे हालात है जो हमारे किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जितना कर सकती है उतना कर रही है, जितने अधिकारी जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, और हर दिन उससे बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, जैसे मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत से कानून भी बनाए गए, अधिकार भी बनाए गए, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रहती है। जो महिला है उसको अपने अधिकार और सुरक्षा के लिए एक आप दूसरे के आगे जाना पड़ता है, या मतलब कि हम कह सकते हैं कि वो पुरुषों पर ही निर्भर रहती है। वो पुरुषों पर निर्भर महिला ना हो, और वो उसकी जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने के लिए आपके ब्लॉक में क्या कार्य किए जा रहे हैं? मैं सिर्फ आपके ब्लॉक की बात करूँगी। ठीक है, मेरे ब्लॉक की, देखिए मैं ब्लॉक पे ही आऊँगा, लेकिन मैं बात करूँगा पहले इसका कारण। देखिए, निर्भरता की जो आपने बात की, निर्भरता बहुत तरह की होती है। ये आर्थिक भी होती है, ठीक है, आर्थिक से हम फाइनेंशियल कहते हैं, फाइनेंशियल भी होती है, मेंटल भी होती है, और फिजिकल भी होती है। अब
इस पहले तो इसको दूर करने के लिए एक दिन में दूर नहीं किया सकती, क्योंकि ये सदियों से चलती प्रथा है, तो आहिस्ता आहिस्ता ही दूर होगी। और मुझे बहुत खुशी से ये बात है कि जैसे आजकल हमारी महिलाएं बहुत आगे आ रही हैं। मैं सारी जगहों की बात नहीं कर रहा हूँ, गाँव में आज भी बहुत हैं, दिक्कत है, बट जैसे मेरी मदर डॉक्टर हैं, वो उन्होंने अपनी इतने साल गवर्नमेंट जॉब की है, इंडिपेंडेंट रही हैं, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग, आई थिंक वो मेरी इंस्पिरेशन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीमेल हैं वो। और मेरी वाइफ भी केस ऑफिसर है, इनफैक्ट मुझसे सीनियर है वो 2012 बैच की हैं। एंड काफ़ी लोग मुझे बोलते थे कि बीइंग अ जूनियर कई इश्यूज आते थे। मैंने कहा नहीं, आई थिंक आई एम प्रॉब्ली, मैं बहुत ही खुश हूँ शादी में अपनी, और मुझे कोई डाउट नहीं है, वो बहुत ही अच्छी इंसान है, बहुत अच्छे अफसर भी हैं। तो अब रही मेरे ब्लॉग की बात। देखिए, ब्लॉग में हम लोग का मेजर एक फोकस क्या रहता है, जो टूल हम इस्तेमाल करते हैं SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसमें हिमायत के तहत हम लोग औरतों का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं। उसमें कुछ औरतों का एक ग्रुप बनाया जाता है जिनको फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है कुछ डिफरेंट लेवल्स पे, एंड उनको मोटिवेट किया जाता है कि आप अपना रोजगार शुरू कीजिए, अपना सामान बेचिए, कुछ भी आर्थिक निर्भरता ना, वो बहुत इंडिपेंडेंस बहुत बड़ी चीज़ है। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट थिंग। अगर एक फीमेल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है तो बाकी साइकोलॉजिकली भी हो जाएगी वो। इनफैक्ट मैंने रूरल हार्ट की बात की आपसे, रिसेंटली हमने रूरल हार्ट इनॉग्रेट किया, और वहाँ पे इसी मकसद से किए कि वहाँ पे औरतें आएंगी और अपना सामान जो भी है वो बना रही हैं वो बेचेंगी, या खाना, जैसे वहाँ पे खाने का भी रखा है हमने कि खाना बना के बेचेंगी। तो कितनी, एक गाँव में ही है लेकिन एक चीज़ शुरू हो रही है और औरतें कर रही हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप जो महिलाएं हैं उनके प्रति इतने उनको आगे बढ़ाने के लिए इतने आप प्रतिबद्ध हैं। तो सर, ये तो थी आपके कार्य की बात। अब आपसे ही आपके बारे में जानेंगे कि आप एक केएस हैं, और केएस एक होना, जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है। और मैं इसके बारे में जानूंगी कि आपसे कि बहुत सी फील्ड थी जब आप पढ़ते थे, तो आपने केएस को ही क्यों चुना? क्या कोई खास कारण थे? कौन था इसके पीछे? इसके पीछे खास कारण, देखिए, दो तरह की सोच थी। पहली सोच ये थी, पहले मैं बताऊंगा कि मेरा ये फैसला कब शुरू हुआ। मैं शायद 10वीं या 11वीं कक्षा में था, तो मुझसे क्लास में एक टीचर ने पूछा, मैं ये कोई फेंकने वाली कोई कहानी नहीं है, सच बात है, मुझसे पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं? मैंने, मैम मुझे IAS ऑफिसर बनना है। तो इनफैक्ट उनके खुद के हस्बैंड उस समय जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, अमित खुशारी, शायद नाम सुना होगा किसी ने। उनकी वाइफ टीचर थी हमारे यहाँ नागबनी, मेरी महाराजा हरी सिंह स्कूल से, नागबनी स्कूल से वहाँ मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है। तो पहली बारी मेरा दिमाग में आया कि, मतलब दिमाग में चीज़ थी वही उभर के आई। तो मैं तब से ही प्रतिबद्ध था कि मुझे IAS करना है। इनफैक्ट आपको जान के हैरानी होगी कि 12th पास होने के इमीडिएटली बाद ही मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी IAS की। मैंने 3 महीने कोचिंग की, क्योंकि मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था कि इसमें पढ़ाई क्या होती है, एक सोचने की एक आइडिया हो जाएगा। मैंने कोचिंग ज्वाइन की, मैंने फिर BCom करने के लिए मैंने ग्रेजुएशन की। देन आई विल टेल यू कि BCom जब मेरे सेकंड ईयर के बाद हमें जम्मू यूनिवर्सिटी में, यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी के तहत 3 महीने की छुट्टियाँ मिलती हैं। तो ये बात सच है कि जिस दिन मेरा एग्ज़ाम खत्म हुआ, 1 बजे मेरा एग्ज़ाम खत्म हुआ, और मैं 4 बजे दिल्ली की ट्रेन में बैठा हुआ था कि मुझे दिल्ली जाके एटलीस्ट थोड़ा बाहर का एक्सपोजर लेना है, मेरे को पढ़ाई करनी है। मैंने वहाँ 2.5-3 महीने कोचिंग की, मैं वापस आया, मैंने 3rd ईयर कंप्लीट किया, मैं फिर दिल्ली गया, 2 साल रहा, आया। मेरा IAS बनने का गोल था, मैंने 4 अटेम्प्ट दिए, बट दुर्भाग्य से मैं नहीं कर पाया। फिर मुझे था कि एडमिनिस्ट्रेशन में ही आना है। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन इकलौती एक ऐसी जॉब है, मैं बाकी जॉब्स बहुत, मेरी मदर डॉक्टर हैं, बहुत ही सेवा वाली नौकरी है, हमारी मदर ने बहुत ही अच्छे से सेवा की है लोगों की, बट एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसी इकलौती सेवा है जहाँ पे आप लोगों के लिए एक सिर्फ, मतलब बहुत ही अलग तरीके से उनकी मदद कर सकते हो। दिस इज मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ, मैं सिर्फ एक काम नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके कारण मैं इतने सारे काम कर रहा हूँ, मैं लोगों की जिंदगी को बहुत तरह से छू रहा हूँ। मैं वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में ही आपको नौकरी मिल सकता है। आप किसी भी नौकरी में आप कुछ उनके एक पहलू को छूते हैं। आप डॉक्टर हैं तो उनकी हेल्थ को हैं, आप जुडिशरी में हैं उनको आप न्याय दिला रहे हैं, पुलिस में अलग तरह का अच्छा काम कर रहे हैं, एक स्वीपर हैं जो कि बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, आप सफाई कर रहे हैं जो इक्वली नोबल प्रोफेशन है हर अपने दायरे में। बट एडमिनिस्ट्रेशन इकलौता चीज़ है जहाँ पे आप लोगों को बहुत तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं। जैसे मैंने आपकी बात की शुरू में कि CSC की बात कर रहा था मैं, जैसे वहाँ एक बाला सुंदरी मंदिर है, मुझे तो वहाँ बहुत लोग आते हैं, मुझे था कि मैं किस तरह लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट दे पाऊँ CSC से। मेरे दिमाग में आया कि वहाँ पे एक जो मंदिर है उसके आगे पीछे थोड़ा कुछ 2 किलोमीटर दायरे में कोई टॉयलेट नहीं है, लोग आते हैं, लोग परेशान होते हैं, मैंने वहाँ पे दिया। मैंने इस तरह से लोगों की मदद की, और ऐसे ही और तरीके लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। आपने मुझसे सवाल पूछा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, और नशा मुक्ति लोगों को करके। अप्रैल में एक अभी हमारा, आपको पता होगा, इसके आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। अप्रैल में हमारा ग्राम स्वराज मंथ था हमारा,
उसके दौरान मैंने अपने ब्लॉग बिलावर में एक नशा मुक्ति का नुक्कड़ नाटक रखवाया था। हाँ बिल्कुल, मैं आपको मेरे इनफैक्ट पिक्चर्स भी आई शेयर विद यू। तो एक नुक्कड़ नाटक रखवाया था और मुझे उससे कि क्या क्या नुकसान है नशे को लेके, चीज़ों को लेके उनकी, तो जिस तरह से मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ लोगों को लेके मैं कर रहा हूँ, तो मुझे वो बहुत ही चीज़ सेटिस्फैक्शन देती है। दो बहुत चीज़ तो हम तो बहुत छोटे इंसान हैं, क्या ही कर सकते हैं, बट चाहे वो थोड़ा सा भी है ना, मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन देता है कि मैं डिफरेंट तरीके से लोगों को उनकी ज़रूरत कैटर कर सकता हूँ, या जो भी सरकार ने जितना मुझे दायरा दिया उस पर दायरे में रह के। तो मेरा मेजर मकसद यही था करने का। तो जो केएस में आने का था एडमिनिस्ट्रेशन में, बाकी शुरू से गोल आईएएस का था, फिर केएस में आ गए। तो और जो लेकिन जर्नी जो है ना, मैं एक बात सभी जो भी एस्पिरेंट्स है उनको मैं, क्योंकि एक एस्पिरेशन की वो एक बहुत लंबी, मैंने लगभग 10 साल और 11 में तैयारी शुरू की, अगर मैं ग्रेजुएशन के बाद से शुरुआत करूं तो 2019 में सिलेक्शन हुआ। हाँ जी, तो इतना लंबा टाइम तो लगता नहीं है लोगों को। मेरे साथ ही मेरे दोस्त आज डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स हैं, मेरे एक दोस्त अभी म्युनिसिपल कमिश्नर है वेस्ट बंगाल में, जो साथ में हम लोग साथ पढ़े हैं। लेकिन इतना लंबा दायरा इसलिए क्योंकि एक सोच थी कि मुझे वहीं जाना है। लेकिन जब रिजल्ट आया तो रिएक्शन क्या था? रिएक्शन घर की बात करूंगी। हाँ बिल्कुल, रिएक्शन तो बहुत ही ज़्यादा मतलब भावनात्मक था, मतलब बहुत ही इमोशनल था, बिकॉज वो जर्नी बहुत टफ थी। रोया कौन कौन था? सभी, मेरे सिस्टर, मेरे पेरेंट्स, इनफैक्ट मेरे दोस्तों तक ने मेरे लिए मन्नत मांगी थी। इनफैक्ट कुछ मेरे फ्रेंड्स भी रोए थे, क्योंकि बहुत टफ जर्नी रही। मैंने इनफैक्ट मैं बताना चाहूँगा कि पेशेंस कैसे लूज नहीं करनी चाहिए इसमें। जैसे हमारे मेंस एग्जाम से एक महीना पहले मेरे घर में थोड़ी सी ट्रेजेडी होगी, मेरे घर में आग लग गई थी और मेरे फादर काफ़ी बर्न हो गए थे। उनको 30% की बॉडी बर्न हो गई थी एंड ऑल 3rd डिग्री बर्न्स। मैं क्विट कर चुका था, बट मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि अगर फेल ही क्विट ही करना है तो एटलीस्ट मेहनत करके क्विट हो ना, वाई बी ए लूजर। अरे ये तो बहुत, वाई बी ए लूजर। मेरी सिस्टर ने, मेरी मदर ने, मेरी फादर ने, तू एग्जाम दे दे, क्या होगा, तू दे क्यों नहीं रहा, तू दे दे, जो होगा देखा जाएगा। एंड ये चीज़ ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। मैंने पूरा अपनी हिम्मत झोंक दी। मैंने मुझे ज़्यादा एग्जाम के दौरान मैं किस तरह मैंने एग्जाम्स दिए हैं, मैं पूरी रात पूरा दिन पूरा लाइब्रेरी पढ़ता रहता था। सुबह अगर आई थिंक 10 बजे एग्जाम होता था हमारा, 8 बजे आना मैंने नहाना धोना, कपड़े पहनने, 2-3 कप ब्लैक कॉफ़ी के पीने, ताकि पूरा सोए पूरा पढ़ रहे होते थे, एग्जाम देने जाना, फिर आके सोना। फिर ऐसे मैंने सारे एग्जाम्स, आई थिंक किसी भी एग्जाम में सोया नहीं होगा रात को, मैंने सारे बस कॉफ़ी पी के एग्जाम दिए कि तो 1 महीना ज़िंदगी का पढ़ाई, वो पिछला 1 महीना फैमिली की उसमें बिजी हो गया और कुछ कर नहीं पाए। तो आई थिंक मेरी फैमिली को तो बहुत बड़ा सा रोल है, और आपकी ना परसिवियरेंस, ये चीज़ बहुत अल्टीमेटली पे करती है। मैं बहुत डीमोटिवेट हो गया एक टाइम पे कि इतनी लंबी जर्नी है, कुछ लग नहीं रही, नौकरी सिर्फ बीकॉम हूँ, आईएएस का गोल लेके चला, नहीं पहुँच पा रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली ईश्वर की कृपा से आज मैं पहुँचा एंड आई एम हैप्पी विद जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो भी, उनके लिए भी आप प्रेरणा का स्रोत हैं कि जो युवा हैं ख़ास तौर पे चुनौतियों से मुकाबला नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं वो हार मान लेते हैं, लेकिन चुनौतियों से मुकाबला करना है और सर की तरह ही बनना है। तो सर, जैसे कि आपसे पूछो कि आपको टाइम तो नहीं मिलता, बहुत आपका एक पैक्ड शेड्यूल होता है, लेकिन जो भी आपको चुराया हुआ समय मिलता है उसमें आप क्या खास करना पसंद करते हैं? मैं बहुत चीज़ें करना पसंद करता हूँ, सच बात तो ये है। समय समय की बात है, मुझे लिखना बहुत पसंद है, तो मैं पोएट्री लिखना बहुत पसंद करता हूँ। मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है, तो मैं आजकल बेकिंग कर रहा हूँ, मैं केक्स बना रहा हूँ, मैं ब्रेड्स बना रहा हूँ, मैं कुकीज़ बना रहा हूँ। बाहर जाऊँ, मुझे फोटोग्राफी करना बहुत पसंद है, मुझे मूवीज़ देखना बहुत पसंद है। मतलब मैं कभी कभी जब मेरी वाइफ ऑफिस से आती है, मैं फ्री होता हूँ, मैं रात को, मतलब आज तो हमारी कुछ भी खाना पीना, मेरी लेट नाइट सोएंगे, मूवी लगा देंगे, पूरा मूवी देखेंगे। आई थिंक हफ्ते में 2 मूवीज तो देखता हूँ मैं। मुझे मूवीज देखने का बहुत शौक है। बातें तो बहुत सी करने का आपके साथ मन कर रहा है, लेकिन जो घड़ी की सुइयां है ना, वो इजाज़त नहीं दे रही हैं। और मैं जाते जाते आपसे यही पूछूंगी कि जो युवा, ख़ास तौर पे मैं युवाओं की बात करूंगी, वो युवा आपकी तरह बनना चाहते हैं, केस बनना चाहते हैं, कि जो हमारे जो सोसाइटी है उसकी हेल्प करना चाहते हैं, वहाँ पे अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उन युवाओं के लिए आप क्या मैसेज देंगे? मेहनत करना मत छोड़िए। एंड कभी भी, हमारे यहाँ पे आजकल हमारी जनरेशन की दिक्कत क्या है, हम लोग बहुत ही इम्पेशेंट हो गए हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखिए, जैसे मेरी जर्नी 9 साल लंबी रही, मैं नहीं चाहता किसी की जर्नी इतनी लंबी हो। आपको ईश्वर करे बहुत या बहुत कम टाइम में आपको सक्सेस मिल जाए, बट अगर नहीं मिल रहा है और आपका वो गोल अचीव नहीं हो रहा, तो अपना गोल डाइवर्ट करके कुछ भी कर सकते हैं। मेरा एक मानना है, मैं हमेशा सबको एक बात बोलता हूँ, जो लोग, कई लोग आते हैं एस्पिरेशंस लेके, कि जो भी इंसान कंस्ट्रक्टिव है, वो एक बेहतर दिशा की ओर देख रहा है, वो इंसान कभी हार नहीं सकता। जो लोग बहुत ही मतलब नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव है, वो लोग हारते हैं। जो इंसान कंस्ट्रक्टिव है, हमेशा तरक्की करना चाहता है, वो इंसान आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं सक्सेस पा ही लेता है। तो इसलिए अपना दिशा, अपना दिमाग, अपनी सोच सही दिशा में रखना बहुत ज़रूरी है।
तो हमेशा अपना सोच सही दिशा में रखिए, अपने माता पिता की सेवा करिए, अपनी सोसाइटी जो भी देश, बी ग्रेटफुल ऑलवेज एंड always think positive and constructive. This is very, very important. That will, get you far and get you through. That's it.